नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12th का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही सॉल्व करने वाले हैं हम सैम्पल पेपर। रात को एक लाइव क्लास होगी जिसमें हम सारे चैप्टर्स की समरी कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और अभी स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊँगा कौन से चैप्टर जो है इम्पॉर्टेंट है और कौन से नहीं। तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जैसे ही लाइव सेशन स्टार्ट हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि कौन से चैप्टर जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा फर्स्ट स्टेप, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। लेज़र चैप्टर से आपके पैसेज आते हैं। ठीक है, डियर फादर से भी आपके पैसेज आते हैं। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एक बार रीड कर लेना क्योंकि इससे भी पैसेज आने के चांसेस होते हैं। जिस जिस चैप्टर से पैसेज आते हैं मैं बता दूंगा और किससे क्वेश्चन आंसर आते हैं वो भी बता दूंगा। फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, इससे पैसेज आने के चांसेस रहते हैं लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉर्मली रीड कर लेना क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो जनरली ऐसे क्वेश्चन होंगे ना जिनका जवाब आप अपने आप खुद दे लोगे। माई ग्रैंड मदर से आपको पैसेज आते हैं। ठीक है, अ केस ऑफ सस्पिशन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पैसेज आने के कम चांसेस रहते हैं, क्वेश्चन आते हैं। माई सन विल नॉट बैगर बी, इससे पैसेज और क्वेश्चन आंसर दोनों आते हैं। और चैप्टर 1 से भी सेम वही। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। इफ़ आई वर यू, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। द टाइगर इन द टनल से क्वेश्चन आंसर आते हैं। रोड नॉट टेकन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया हर पास्ट एंड फ्यूचर, ये आपको कर लेना है। ठीक है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये आपको करना है 18th। ठीक है, उसके बाद आपका ये रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग आ जाते हैं। ये सारे रीड कर लेने। रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ से आप लर्नर्स गाइड भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये जो पैसेज LG लिखा हुआ दिख रहा है, ये लर्नर्स गाइड है। आप यहाँ से लर्नर गाइड पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहते हो। उसमें शॉर्ट में लिखा होगा, आपको आराम से समझ में भी आ जाएगा। मैं भी रात को इवनिंग में इसी से आपको समरी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद भोली, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाता है 26। ठीक है, 26A, 27A, 26A, 27A, 28A, 29A और 30A। ठीक है, ये वाला आपको कर लेना है क्योंकि इसमें अब जो है ना ये 15 मार्क्स का जो है ना इस सेक्शन से आपका क्वेश्चन आता है। एक होता है रिसेप्शनिस्ट वाला। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट वाला आपको आसान पड़ेगा, तो ये आप याद इसको पढ़ लेना। शॉर्ट में लिखा हुआ, इससे आपका मैसेज राइटिंग वगैरह आते हैं इसमें से आपके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको कर लेना। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 मार्क्स का वो आता है आपका। अब चलते हैं सैम्पल पेपर, देखते हैं कि किस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है और कैसे आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। उसी वीडियो से उसकी हेल्प से मैं आपको समझा दूंगा कैसे आपको क्वेश्चन पेपर अटेंड करना है, किस टाइप से आपको पैसेज अगर लिखने नहीं आता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पैसेज समझ में नहीं आता, क्योंकि पैसेज जो है ना अंडरस्टैंड पहले समझना पड़ता है उसको कि क्या लिखा क्या है, बोलना क्या चाह रहा है, उसके बाद जो है आपको उसके आंसर देने होते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको पहले वो बताऊंगा, उसके बाद आपको वो करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। पहले मैं बता देता हूँ कितने मार्क्स का आपका पेपर होगा। 100 मार्क्स का जो है आपका पेपर होगा, जिसमें आपको 33 जो है ना पासिंग मार्क्स है। 33 मार्क्स आप लाओगे तो पास हो जाओगे। जिसमें 100 मार्क्स जो आपका एग्ज़ाम होगा ना पेपर, उसको 80 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि इसमें TMA के 20 मार्क्स जो है वो ऐड कर दिए जा सके। मींस कि आपके TMA में मान लीजिए 20 आउट ऑफ 18 है और यहाँ पे जो 100 मार्क्स का आपने एग्ज़ाम दिया जिसे 80 में कन्वर्ट किया गया, उसमें आपके 20 आ जाते हैं। ठीक है, तो आपके 38 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से आपका एग्ज़ाम होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। तो मैंने बताया था जो मॉड्यूल 1 होगा आपका सेक्शन A होगा, 2 सेक्शन में पेपर आएगा, सेक्शन A और B। तो जो सेक्शन A होगा वो 85 मार्क्स का होगा और B जो है रिमेनिंग 15 मार्क्स का होगा। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो कितने आएंगे, 3 और एक 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन होंगे और 6 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन होगा, यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद शॉर्ट आंसर पे आ जाते हैं। तो शॉर्ट आंसर जो है एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर वाला
और 2 नंबर वाले 13 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 1 मार्क वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, तो ये आएंगे 34 कैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 के अंदर बहुत सारे पार्ट है, 1 2 3, तो इस टाइप से जो है ये आपका बन जाता है 34 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन B1 जब बी जो करोगे उसमें आप B1 करना। क्यों रिसेप्शनिस्ट वाला मैंने बोला था, क्योंकि देखो वेरी शॉर्ट जो है आधे आधे मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, और 1 मार्क के 13 क्वेश्चन आएंगे, तो ये इजी पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन और 1 मार्क वाला क्वेश्चन आएगा और 5 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, ये आपको थोड़ा ईजी भी है करना, तो इस वजह से मैंने बोला है कि B1 मॉड्यूल करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वेटेज देखते हैं किस किस टाइप क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम में आने वाली है। तो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट प्रोज एंड पोएट्री मीन्स कि जो आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वगैरह है उसमें से पैसेज वगैरह आएंगे। ठीक है, नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट यानी आपका अनसीन पैसेज हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद ग्रामर सेक्शन में आपका एरर फाइंडिंग, टेंसेज, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ग्रामर का पोर्शन के मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, वहाँ से जाके ग्रामर देख लेना, आपके बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, मैंने अच्छे से समझा रखा है। शाम को क्लास भी है, बाकी चीज़ें उसमें पूछ सकते हो अगर कोई डाउट हो तो। फंक्शनल राइटिंग सेशन में आपका लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद है ऑप्शनल मॉड्यूल जो 15 नंबर का आएगा, मैंने बताया रिसेप्शनिस्ट वाला, वो करना है आपको। ठीक है, तो आपको अब तक पता लग गया होगा किस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। अब देखते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर जिसे हम सॉल्व करके हेल्प हो जाएगी क्वेश्चन पेपर की, क्योंकि ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो है आपके आएंगे। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चंस, और पैसेज वगैरह कैसे सॉल्व करना वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि पैसेज वगैरह देखो 25 मार्क्स तो इन्हीं दोनों के हो जा रहे हैं और आराम से कर भी लोगे आप। देखो 3 घंटा आपको टाइम मिलेगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, दो सेक्शन में डिवाइडेड होगा पेपर आपका, ए में तो 85 मार्क्स का होगा। B1 जो सेक्शन बी होगा उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा होगा, B1 और B2। B1 जो होगा आपका रिसेप्शनिस्ट का होगा, B2 जो होगा आपका ऑफिस यूज़ होगा। तो B1 आपको करना है क्योंकि वो ईजी है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है पैसेज, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से दिख सके। टू एंड्योर टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब द इंडिया ऑफ टुडे वुड बी द टास्क ऑफ अ ब्रेव मैन। ठीक है, तो देखो पहली लाइन में क्या बोल रखा है कि इंडिया क्या है अभी, ठीक है, उसको समझना और उसके बारे में जानने का प्रयास करना कौन करता है, एक ब्रेव मैन करता है। टू डिस्क्राइब टुमारोज इंडिया वुड बी वर्ज ऑन रैशनेस, कि कल क्या होगा ये जानने का उतावलापन होना। ठीक है, व्हाट इज इंडिया, कि इंडिया क्या है। दैट इज क्वेश्चन विच हैज कम बैक अगेन अगेन टू माई माइंड, ये क्वेश्चन जो है बार बार मेरे दिमाग में आता रहता है। कौन सा क्वेश्चन, कि व्हाट इज इंडिया, इंडिया क्या है। द अर्ली बिगिनिंग ऑफ आवर हिस्ट्री फिल्ड मी विद वंडर, कि जो हमारी स्टार्टिंग की हिस्ट्री है उसने मेरे को आश्चर्य से भर रखा है। इट वॉज द पास्ट ऑफ अ वायरल एंड vigorous race with a questioning spirit and a urge for free inquiry, and even its earliest known period giving evidence of a mature and tolerant civilization। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विराइल का मतलब क्या होता है, जिज्ञासु। ठीक है, और विग्रस रेस मतलब जोरदार दौड़। ठीक है, विद अ क्वेश्चनिंग स्पिरिट एंड एन अर्ज फॉर फ्री इंक्वायरी, कि ये अतीत की यह एक जिज्ञासु और जोरदार दौड़ का अतीत था जिसमें खोज की भावना और स्वतंत्र जांच की इच्छा थी। और यह यहाँ तक कि अपने शुरुआती नॉन पीरियड में, जो स्टार्टिंग का नॉन पीरियड था, उसमें हमें क्या मिलता है, एविडेंसेस मिलते हैं किसके, टॉलरेट और मेच्योर सिविलाइजेशन के। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है, एक्सेप्टिंग लाइफ एंड इट्स जॉय एंड बर्डन्स, इट वॉज एवर सर्चिंग फॉर द अल्टीमेट एंड द यूनिवर्सल। अब यहाँ क्या कह रहा है कि हमें एक्सेप्ट करना कि लाइफ में जॉय और बर्डन्स है। ठीक है, इट वॉज सर्चिंग फॉर
कि जीवन में दुख जॉय है उन सबको हम स्वीकार करते हैं। इट वॉज एवर सर्चिंग फॉर अल्टीमेट एंड यूनिवर्सल, यह हमेशा परम और सार्वभौमिक की तलाश में था। ठीक है, यहाँ तक कि इसका मतलब ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, उनका मीनिंग हम देखेंगे अब। व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर वुड बी द टास्क ऑफ ब्रेव मैन, कि ब्रेव मैन का काम क्या है स्पीकर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखेंगे हम फर्स्ट लाइन में हमें इसका आंसर मिल जाता है, टू एंड्योर टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब द इंडिया ऑफ टुडे वुड बी द टास्क ऑफ अ ब्रेव मैन। तो यहाँ पे हमारा आंसर 1 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज इट दैट हैज कम बैक अगेन एंड अगेन टू द स्पीकर्स माइंड, कि क्या है जो स्पीकर के माइंड में बार बार आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज इंडिया, है ना, यहाँ पे मेंशन हो रखा है व्हाट इज इंडिया। तो इसको हम ये नहीं लिखेंगे व्हाट इज इंडिया दैट इज द क्वेश्चन हैज कम अगेन एंड अगेन टू स्पीकर्स माइंड, ये इस तरीके से नहीं लिखना। तो इसको किस तरीके से लिखोगे आप, क्वेश्चन जो है जब भी लिखोगे पैराग्राफ के वो अपने वर्डिंग्स में लिखने हैं। जैसे कि आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज इंडिया, ये क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या है, द क्वेश्चन ऑफ इंडियाज आइडेंटिटी हैज रिपीटेडली कम टू द स्पीकर्स माइंड। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और अगर आपको मतलब पैराग्राफ समझ में नहीं आता, क्योंकि काफ़ी बार हो जाता है हमें पैराग्राफ समझ में नहीं आता, तो नॉर्मल आप उससे रिलेटेड वर्ड ढूंढना पैराग्राफ में और उसके बाद वहाँ से वहाँ तक आंसर मेंशन कर देना। क्या पता आपका आंसर सही हो, हाफ मार्क्स मिल जाए। ना करने से अच्छा तो कुछ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इम्पैक्ट डिड द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैव ऑन द स्पीकर्स माइंड, कि अर्ली हिस्ट्री जो है उसने स्पीकर के माइंड में क्या चेंजेस आए, मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका। अब देखो अर्ली हिस्ट्री से उसको क्या मिला, इट वॉज द पास्ट ऑफ विराइल एंड विग्रस रेस विद द क्वेश्चनिंग स्पिरिट एंड अर्ज फॉर फ्री इंक्वायरिंग एंड इवन इट्स अर्लीस्ट नॉन पीरियड। देखो जब उसने अर्ली हिस्ट्री पढ़ी उसने उस आश्चर्य से भर दिया था। क्यों, द स्पीकर वंडर्स एंड इंडियाज अर्ली हिस्ट्री। ठीक है, देखो यहाँ पे वो रखा ना कि वो अर्ली हिस्ट्री से वंडर्स में आश्चर्य में आ गया था। व्हेन इंडिया वाज फुल ऑफ विगरस एंड सर्च फॉर नॉलेज, जब इंडिया को किस लिए ढूंढा जाता था, उसकी वेराइल मतलब कि खोज की भावना की वजह से। ठीक है, एंड सर्च फॉर नॉलेज, कि उसकी नॉलेज वगैरह की वजह से इंडिया को ढूंढा जाता था और उसको जाना जाता था उसकी सिविलाइजेशन की वजह से। ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिक आउट ओनली 2 एक्सप्रेशंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट डिस्क्राइब द अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। तो वो कौन कौन से 2 वर्ड्स हैं, पहला विराइल एंड विग्रस। ठीक है, कौन सा है, एक है विराइल एंड विग्रस। ठीक है, दूसरा क्या है, मिच्योर एंड टॉलरेट सिविलाइजेशन। ठीक है, यहाँ से विराइल एंड विग्रस रेस और मिच्योर एंड टॉलरेट सिविलाइजेशन, तो ये दोनों इसके आंसर हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी आपका आराधना वाला चैप्टर का है। ठीक है, तो इससे नॉर्मल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और पैराग्राफ में भी आ जाते हैं। आराधना, माय मदर सेड क्वाइटली, वी लव यू माय चाइल्ड एंड बिलीव मी वी विल ऑलवेज लव यू। ठीक है, कि आराधना की माँ ने क्या बोला कि हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे बच्चे, मुझ पे भरोसा रखो और हम जो है तुम्हें आगे भी ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। क्योंकि आराधना जो थी अडॉप्टेड चाइल्ड थी। ठीक है, और वो उसको पता चल गया था उस दिन जिस दिन उसका फंक्शन था। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, यू आर माई चाइल्ड, तुम मेरे बच्चे हो। फॉर ऑलमोस्ट 18 ईयर आई हैव केयर फॉर यू, कि लगभग 18 साल से मैं तुम्हारी ध्यान रखी, तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। आई हैव लाफ्ड विद यू एंड आई हैव क्राइड फॉर यू, मैं तुम्हारे साथ हंसी हूँ और तुम्हारे लिए रोई हूँ। आई हैव गिवन यू 18 ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी के 18 साल दिए। डोंट यू थिंक दैट काउंट्स मोर देन बीइंग क्राइड 9 months इनसाइड माई वॉम। ये क्या उससे मतलब कि तुम जो रो रही हो ये उससे इम्पोर्टेंट थे क्या कि तुम्हें मैं अपने गर्भ में 9 महीने रखूं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये कहने का मतलब है यहाँ पे, डू यू थिंक दैट काउंट्स मोर देन बीइंग कैरिड 9 months इनसाइड, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें मैं 9 महीने अपने गर्भ में रखूँ। टेल मी डियर, मुझे बताओ मेरे बच्चे। ठीक है,
अब तो यहाँ पे आगे क्या क्वेश्चन आ रहा है देखो, ये भी 4 मार्क्स का है। वाई डिड मदर फील द नीड ऑफ आंसरिंग आराधना अबाउट हर लव फॉर हर, ठीक है, कि क्यों चाहती, शी वॉन्टेड टू अश्योर आराधना डैट डिस्पाइट बींग अडोप्टेड आराधना वॉज लाइक हर ओन चाइल्ड, ठीक है। तो इसका आंसर देखो, आपको ये पैराग्राफ समझ के खुद ही देने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है, अब आंसर क्या है, शी वॉन्टेड टू अश्योर आराधना डैट डिस्पाइट बींग अडोप्टेड आराधना वॉज लाइक हर ओन चाइल्ड, कि वो एक अडोप्टेड चाइल्ड की तरह नहीं है आराधना, आराधना कैसी है, उनके खुद के बच्चे की तरह है, ठीक है। वर्ड्स मेक द रीडर कंक्लूड दैट आराधना वॉज हर अडॉप्टेड चाइल्ड, पिक अप द लाइन कर्सर। अब हमें बताना है कि कहाँ से, कौन से लाइन से हमें पता लगता है कि आराधना जो है ना अडॉप्टेड चाइल्ड है। तो क्या होगा, फॉर ऑलमोस्ट यहाँ से हम रीड करते हैं, फॉर ऑलमोस्ट 18 years आई हैव केयर फॉर यू, आई लव विद यू, आई हैव क्राइड फॉर यू, I given you 18 years of my life. Don't you think that count? यहाँ से देखो, I have given you 18 years of my life. You don't don't you think that counts more than being cared for 9 months inside my womb? ठीक है, तो यहाँ पे से हमें पता लगता है कि आराधना कौन सी अडॉप्टेड चाइल्ड है। नेक्स्ट क्या है, What does mother mean when he says I laugh with you and I have cried for you? इसका मतलब क्या है कि मैं तुम्हारे साथ रोई। The mother means that she always been with Aradhana and shared all her feelings, joy and sorrow. इसका मतलब क्या है कि वो आराधना के साथ रही हैं, उन्होंने उसके साथ सारे दुख सुख सब कुछ बांटा है। ये सारा इसका कहने का मतलब ये है, आई हैव लव्ड विद यू एंड आई हैव क्राइड फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ से खुद इसमें से कुछ आंसर भी आपको खुद बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, विच वर्ड इज दिस एक्सप्रेस मीन्स ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस का मतलब कौन सा इसमें ऐसा वर्ड है इसका मतलब ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो अभी आप रीड करोगे तो पता चलेगा आपको। थोड़ा ये मीनिंग वाले मेरे को पता है थोड़ा सा दिक्कत देते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे इतने आसान से आ जाते हैं। तो देखो इसमें कौन सा वर्ड है, वो है काउंट, ठीक है, वो काउंट है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो देखो ऐसे ही एक और पैराग्राफ दे दिया है। It was good that I had lost my eyesight when I did, because having no memories of sin, there was nothing to live back to, nothing to miss. I went blind in November 1987. At that time, we were living in Gujarat, in the province of Punjab in northern India. देखो इसमें बता रहा है, ये माय सन नॉट बी बैगर वाले का स्टोरी है। तो बता रहा है कि अच्छी बात है कि मैंने अपनी आईसाइट, मतलब वो देख नहीं सकता, अंधा है, राइट पे जो है वो अंधा है। तो वो कह रहे कि अच्छी बात है, मैं देख नहीं सकता, तो मेरे पास कोई मेमोरीज भी नहीं जिनके बारे में मैं देखूँ और उनको मिस करूँ। और मैं ब्लाइंड कब हुआ था, नवंबर 1937 में। और उस टाइम पे मैं कहाँ रहता था, गुजरात में, जो पंजाब पंजाब इंडिया में, ठीक है। आफ्टर माई सिकनेस वी मूव टू लाहौर, उसके बाद हम लाहौर चले गए, a few miles away, but the number of relatives who came to sympathize made my father ask for transfer this time to करना, कि जिसकी वजह से बाजार रिलेटिव्स वगैरह आते थे और सिंपैथी दिखाते थे, तो उनको अच्छा नहीं लगता था, जिस वजह से उनके पापा को बार ट्रांसफ़र करवाना पड़ता था और एक बार वो करना पड़ता था। वेयर ही हैड नाइदर फ्रेंड्स नॉर रिलेटिव, जहाँ पर उनके ना कोई दोस्त था ना कोई रिलेटिव था। वेयर वी गॉट अ कॉटेज ऑन द कैनल बैंक बिल्ट इन वेरी पीसफुल एंड क्वाइट सराउंडिंग्स, और यहाँ पर उनको एक ऐसी जगह क्वार्टर मिलता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति थी और कोई उनसे कुछ पूछने वाला नहीं था, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चंस के आपको आंसर अपने आप देने होंगे, ठीक है। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ते। देखो क्वेश्चन आंसर आ गए। ये क्वेश्चन आंसर मैंने बताया था टाइगर इन द टनल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था। और दूसरा गेरार्ड्स, ये जेरार्ड्स इंट्रूडर वाला जो चैप्टर है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माय सन नॉट अ बेगर, जो ऊपर अभी आपने कहानी पढ़ी, पैराग्राफ पढ़ा, उसमें कहा है वाई डज सुनील गावस्कर गिव क्रेडिट टू हिज अंकल मंत्री माधव मंत्री फॉर हिज सक्सेस इन लाइफ एज अ क्रिकेटर। तो ये वाला चैप्टर नंबर 1 से है, बताया था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारे कितने कितने मार्क्स के थे, 2 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप से वो 34 क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, वो 52 क्वेश्चन लिखे हुए थे ना,
वो इस टाइप से होते हैं। नेक्स्ट आ गया है ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपका आता ही आता है। डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस इन विच डॉक्टर बेंसन इवन मेट, व्हाई डिड दे पार्ट विद ईच अदर अब्रप्टली एंड सेरेमनियसली, अ केस ऑफ सस्पिशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राहुल इन हिज लेटर टू हिज फादर, अब ये लेटर टू फादर वाला चैप्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और एक्सट्रैक्ट आ जाता है, ये 5 मार्क्स का है, एक पोएम छोटी सी दे रखी है और उसके बाद क्वेश्चंस होंगे, उसका आंसर देना होगा। देखो अब इसको पढ़ लेते हैं। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, कि यहाँ से बहुत दूर एक घर था जहाँ पे मुझे बहुत सारा प्यार मिलता था। डैड वुमन डाइड, वो औरत मर गई है। द हाउस विदड्रॉ इनटू साइलेंस, कि वो घर जो है किस में बदल गया, एकदम सन्नाटे में बदल गया है। स्नेक्स मूव अमंग बुक्स, बुक्स के अंदर सांप घूम रहे हैं। आई वॉज देन टू यंग टू रीड एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, कि मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी जब मैं उन बुक को पढ़ा करती थी, और अब जो है मेरा खून जो है उन्हें देख के कैसा हो गया, मून जैसा ठंडा हो गया। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। मैं वहाँ खिड़की से झांकने के बारे में सोचता हूँ, जहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही हो, उसको सुनने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, करती हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे आपका ये ख़त्म होता है। आगे बढ़ते हैं। हु डज द फ्रेज डैट वुमन रेफर टू, व्हाट हैपेंड आफ्टर हर डेथ। तो यहाँ पे इसका आंसर देना है कि कौन है उस फ्रेज में, वुमन कौन है और किसकी डेथ की बात हो रही है यहाँ पे, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था उस डेथ के बाद। डैट वुमन रेफर्स टू द पोइटेस ग्रैंड मदर, और वो मदर कौन है, वुमन कौन है, पोइट्स की जो कवित्री है जिनने पोएम लिखी है उसकी ग्रैंड मदर है, ठीक है। आफ्टर हर डेथ द हाउस हैज़ बिकम साइलेंट, कि घर क्या बन गया था, साइलेंट हो गया था। हाउ डिड द पोइट फील व्हेन शी विजिटेड दैट हाउस, व्हाई डिड शी वांट टू गो बैक टू द हाउस। द पोइटेस फील्स एज इफ एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड, कि सब कुछ रुक गया है, हवा जो है ठंडी हो गई है। द हाउस सीम साइलेंट, घर जो है बहुत सन्नाटा से भर गया है। शी वॉन्ट्स टू गो बैक टू द हाउस टू रिमेंबर हर ग्रैंड मदर, और वो घर इसलिए जाना चाहती थी ताकि वो अपनी ग्रैंड मदर को याद कर सके वापस, उनकी जो उनका फील द मेमोरीज वगैरह थी उनको याद कर सके। आफ्टर रीडिंग द एक्सट्रैक्ट व्हाट डू यू इन्फो अबाउट द पोएट, एक्सप्रेस इन वन सेंटेंस। तो बोल रहा कि आपको कैसा लगता है पोइट के बारे में, उसको एक वर्ड में बताए, एक सेंटेंस में बताए। द पोइटेस वॉज क्लोज टू हर ग्रैंड मदर एंड शी इज मिसिंग हर लव, कि वो बहुत ज़्यादा क्लोज थी अपनी दादी के और अब उसके प्यार को मिस कर रही है, ठीक है। तो ये आपका दोबारा से एक और ऐसे ही आ जाएगा, एक और पैराग्राफ पैसेज, ठीक है। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। कि ये जो लिखा हुआ है ना नीचे, इन सब पैसेज को रीड करना और उसके बाद इनका आंसर देना है। तो इसको अच्छे से रीड कर लेना। मैं रोकता हूँ, आप स्क्रीनशॉट मार लेना, या पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से रीड कर लेना। द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 lays down guidelines that should be followed by the general public and educational institute while displaying the Indian flag। कह रहे हैं कि 2002 में इंडियन फ्लैग का कुछ कोड आए थे जो हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और पब्लिक को जो फॉलो करने होंगे। तो गाइडलाइंस क्या क्या थी, whenever the flag is displayed it should be distinctly placed, a damaged flag should not be displayed। ये हमेशा जो है आपको सही झंडा लहराना है, दिखाना है, डिस्प्ले करना है, कहीं से भी डैमेज नहीं होना चाहिए। द फ्लैग शुड नॉट बी यूज्ड एज बैज और इन एनी अदर मैनर फॉर डेकोरेशन, कि फ्लैग को किसी डेकोरेशन की तरह यूज नहीं करना है। फ्लैग मेड ऑफ पेपर मे बी वेव्ड बाय पब्लिक ऑन इम्पोर्टेंट नेशनल कल्चर एंड स्पोर्ट्स इवेंट, की पेपर का फ्लैग आपको तभी यूज वेव कर सकते हो, लहरा सकते हो जब कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो या कोई कल्चरल हो या इम्पोर्टेंट नेशनल इवेंट हो, ठीक है। सच फ्लैग शुड नॉट बी थ्रोन ऑन द ग्राउंड आफ्टर द इवेंट, और उन झंडे को दे शुड बी डिस्ट्रॉयड एज अ होल प्राइवेट, तो क्या करना है, प्राइवेटली उसको डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि उससे हमारे झंडे का अपमान है, ठीक है। अगर हम उसका करने के बाद
देखते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और उसके बाद झंडे जो है हमें ज़मीन पर पड़े हुए मिलते हैं, उनको लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है उनकी केयर करना, देख रेख करना इम्पोर्टेंट है। When a flag is displayed in the open, it should as far as possible be flown from sunrise to sunset irrespective of weather condition। ठीक है कि झंडे को ओपन में लहराना है, ठीक है, वेदर कंडीशन देख के। In schools and colleges, those present should ideally be in the attention position and should salute the national flag for a brief period while it is unfurled. This should be followed by the national anthem। कि जब तक झंडे को लहराया ना जाए, वो बंधा हो, तब तक उसको सल्यूट करना है और उससे पहले नेशनल एंथम चलेगा, उसके बाद जो है फर्ल किया जाएगा यानी लहराया जाएगा। नो अदर फ्लैग शुड बी प्लेस्ड हायर देन और बाय द साइड ऑफ द नेशनल फ्लैग, कि नेशनल फ्लैग से ऊपर किसी और झंडे को नहीं लगाया जाएगा, वो चाहे कोई भी धर्म का हो, किसी भी चीज़ का हो। द लेंथ टू द हाइट विड्थ रेशियो ऑफ द फ्लैग शुड बी 3:2। अब यहाँ पे रेशियो साइज बता रखा है। व्हाट इज द लेंथ टू द हाइट विड्थ रेशियो ऑफ द नेशनल फ्लैग। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ टू हाइट विड्थ रेशियो ऑफ द फ्लैग। तो फ्लैग का रेशियो क्या है वो पूछा हुआ है। उसके बाद क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द गाइडलाइंस फॉर डिस्प्लेइंग इट इन ओपन, कि ओपन में इसको डिस्प्ले करने का क्या गाइडलाइंस है। तो देखो साइज यहाँ पे मिल जाएगा, द लेंथ टू द हाइट रेशियो ऑफ द नेशनल फ्लैग शुड बी 3:2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा, व्हाट इज द गाइडलाइंस फॉर डिस्प्लेइंग इन ओपन। ठीक है, तो ओपन के लिए यहाँ पे बता रखा था मैं। ठीक है, when a flag is displayed in the open it should be as far as possible be flown from the sunrise to sunset irrespective of weather conditions। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 मार्क्स इसके हो गए। व्हाट इज द गाइडलाइंस फॉर द ऑडियंस व्हेन द फ्लैग नेशनल फ्लैग इज फर्ल्ड अनफर्ल्ड ड्यूरिंग फंक्शन organized in schools and colleges। what is the appropriate time for national anthem in such functions। अब पूछ रहा है कि क्या टाइम होगा, मतलब क्या चीज़ जो है ऑडियंस को करनी है, कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है जब तक झंडा जो है स्कूल कॉलेज में लहराया ना जाए, फ्लैग होस्टिंग ना हुई हो। ठीक है, और व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट टाइम, और किस टाइम पे नेशनल एंथम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है द ऑडियंस शुड बी इन अटेंटिव पोजीशन। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना इस वाले पॉइंट में, प्रेजेंट शुड बी आइडियली इन द अटेंशन पोजीशन, अटेंशन पोजीशन में होना चाहिए और नेशनल फ्लैग को सल्यूट करते हुए होनी चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट पार्ट में पूछा हुआ था किस टाइम पे, तो वो क्या होगा, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, फ्लोन फ्रॉम सनराइज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फ्लोन फ्रॉम द सनराइज टू सनसेट इज रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर कंडीशन। ठीक है, नेशनल एंथम शुड बी द sang आफ्टर दैट। आगे बढ़ते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ने में। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर द नेशनल एंथम इन सच फंक्शन, की नेशनल एंथम का सही टाइम क्या होगा, तो उसके लिए क्या सही टाइम होगा, जब फ्लैग जो है फर्ल कर दिया जाएगा तब उसके बाद द नेशनल एंथम फ्लोड आफ्टर दैट। ठीक है, ये कब होगा, जब हम झंडे को अनफर्ल कर देंगे, सॉरी फर्ल कर देंगे उसके बाद। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से क्वेश्चन रीड करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द गाइडलाइंस रिगार्डिंग द नेशनल फ्लैग ऑफ पेपर मेड ऑफ पेपर, कि पेपर की जो पेपर का जो बना हुआ होगा फ्लैग उसके लिए क्या गाइडलाइंस है, तो उसके लिए यहाँ पे एक गाइडलाइंस मिल जाती है ना, such flags should not be thrown on the ground after the event, they should be destroyed as whole in private। ठीक है, प्राइवेट में उसको डिस्ट्रॉय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है, pick out the word from the passage which mean the same as very
अनटाइडी, अनटाइडी का मतलब बताना। दूसरा, विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ टू पब्लिक। तो देखो पब्लिक का मीनिंग आपको अपोजिट ऐसे ही पता है, पब्लिक का क्या होगा, प्राइवेट। ठीक है, पब्लिक का क्या हो जाएगा, प्राइवेट। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वेरी अनटाइडी का क्या है, डैमेज्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोबारा से एक पैसेज आ गया, 8 मार्क्स का पैसेज है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान से देखना है। तो ये वाला अभी मैं समझा नहीं रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही है। ठीक है, तो इसमें इतना ही छोड़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। इस पैसेज के आंसर वगैरह आपको मिल जाएंगे, किस टाइप से करना है मैंने पैसेज आपको समझा दिया है। पहले आपको रीड करना है, उसके बाद इनके आंसर्स देने, पैसेज आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हो जाता है समरी मेकिंग, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो समरी किस टाइप से बनाई जाती है वो बताता हूँ आपको। ठीक है, तो समरी बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो है इसको पूरा का पूरा रीड करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो मेन मेन इवेंट्स होते हैं ना उसको लिखा जाता है इसमें। ये नहीं कि सारे के सारा पूरा का पूरा एज इट इज उतार दिया, उसको पूरा समझोगे और उसके बाद कुछ कुछ पॉइंट जो है उठा के उसका एक पैराग्राफ बना दोगे, छोटा सा समरी। पता होगा आपको समरी लिखी जाती है। ठीक है, कुछ मेन मेन इवेंट्स उठाए जाते हैं, सारे नहीं उठाए जाते और उनको जितना छोटा हो सके नोट्स टाइप में बनाया जाता है। देखो यहाँ पे आ गया ना आपका fill in the blank, पैसिव वॉइस आ गया, पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है इसमें। तो लास्ट सैटरडे ऑन द ओकेशन ऑफ द स्कूल्स एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्राइजेस डैश बाय द चीफ गेस्ट। की लास्ट सैटरडे जब ओकेशन हुआ था एनुअल फंक्शन का, तो प्राइज किसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, चीफ गेस्ट के द्वारा। तो यहाँ पे क्या आएगा, वर गिवन। ठीक है, क्या आएगा, वर गिवन। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया वर गिवन। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। आगे क्या बोल रहा है, 10 प्लांट्स डैश बाय द चीफ गेस्ट। देखो 10 पौधे लगाए गए थे किसके द्वारा, चीफ गेस्ट के द्वारा। तो 10 प्लांट्स वर, देखो वर आएगा यहाँ पे, क्यों वर आएगा, क्योंकि प्लूरल है, वर प्लांटेड। ठीक है, प्लांटेड, यहाँ पे क्या जाएगा, वर प्लांटेड। ठीक है, ऑन दिस ओकेशन ऑल द प्राइज विनर्स डैश स्पेशल प्राइज बाय द गेस्ट। कि जितने भी विनर्स थे उन सबको चीफ गेस्ट के द्वारा प्राइज दिया गया था। तो वर आएगा, विनर्स हो गए ना, तो विनर्स के लिए क्या आ जाएगा, वर, वर अवॉर्डेड, अवार्ड की सेकेंड फॉर्म अवॉर्डेड। ठीक है, अ स्पेशल प्राइज वॉज गिवन टू द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर। कि स्पेशल प्राइज दिया गया था किसको, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेम वैसे ही क्वेश्चन है, अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है इसमें भी हमें। तो पहले क्या, माई फादर डैश माई डैश अप स्मोकिंग आफ्टर हिज रिटायरमेंट, गेव अप। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, गेव अप, गेव की सेकेंड फॉर्म गेव। ही डैश फॉर अ मॉर्निंग वॉक रेगुलरली। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही वेंट फॉर। ठीक है, ही वेंट फॉर, क्योंकि ये किसमें पूरा का पूरा पास्ट टेंस में चल रहा है, पहले आपको समझना होगा किसमें चल कौन से फॉर्म में रहा है, कौन से टेंस में रहा है। ही डैश दिस एक्टिविटी बिफोर ही डैश। ठीक है, तो इसने उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, ये स्टार्टेड, यहाँ पे क्या आएगा, स्टार्टेड, स्टार्टेड हिज एक्टिविटी बिफोर ही रिटायर्ड। यहाँ पे डी लगा देता हूँ मैं, सिंपल रिटायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस। ये देखो सबसे इजी होता है कनेक्टर लगाना। ठीक है, यहाँ 2 सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसको जोड़ना होगा, बहुत आसान होता है ये। देखो क्या करना होता है, आई हैव बॉट अ डिक्शनरी फ्रॉम द बुक फेयर। ठीक है, आई हैव बॉट अ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विच। ठीक है, इट हो जाएगा, विच हैज बीन, विच हैज बीन, यहाँ पे विच लग जाएगा दोनों सेंटेंस के बीच में। अब देखो, आरुष विल नॉट accompany us to the tour to Australia. He is very busy preparing for entrance exam. So Arush will not accompany us on tour to Australia because
ही इज वेरी बिजी प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, ठीक है, बिकॉज ही वॉज बिजी फॉर एंट्रेंस एग्जाम। तो यहाँ पे दे ही रखा है, आपको वही लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला सी पार्ट। I got a call from my father as soon as I started for Bhopal to attend my ailing mother, ठीक है, as soon as I next D part, our tour to Kochi has been postponed, our class teacher informed us last evening। our tour to Kochi has been postponed that sorry, our class teacher informed that, देखो यहाँ पे आ जाएगा, our class teacher informed last evening that our tour to Kochi has been postponed, ठीक है। our class teacher informed us that, बार बार पहले निकल जा रहा है, informed that us last evening, ठीक है। यहाँ that आएगा पहले, कोई सा भी सेंटेंस पहले जाएगा, आपको पहले मीनिंग समझना होगा, उसके बाद लिखना होगा। वैसे तो इजी होता है, इसमें फ्री फंड के मार्क्स होते हैं 4 नंबर। अब देखो ये आ गया आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट टाइप का, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। इसके डायलॉग्स पढ़ने, कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो बेस्ड ऑन द डायलॉग। Ravi told me that Sonia asked Noori if she was going to international, ठीक है, Noori if she was coming to international book fair as it would be a fun, ठीक है। Noori told her, ठीक है, Noori की बारे में, I am afraid I cannot come, my mother is quite unwell। तो Noori told her she could not come as her mother was unwell, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका आंसर इसका भी खत्म हो जाता है। उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, 3 टॉपिक्स दे रखे हैं, आपको किसी भी एक टॉपिक पे पैराग्राफ लिख लेना है, और 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मीन्स कि एक पैराग्राफ में आपको पूरा का पूरा ख़त्म करना होगा। जो आपकी शीट मिलेगी मान लेना, उसी पे पूरा ख़त्म कर देना, एक साइड की, पूरा पेज नहीं, मतलब कि एक पेज पे 2 हो जाते हैं, जैसे ये पेपर है ऐसे करके, और दूसरा इस साइड का पेपर होता है ना, तो सिर्फ इस साइड वाला भरना है, इसके पीछे की साइड जो है वो वाला नहीं भरना, सिर्फ आगे आगे का भर दोगे काफ़ी है, उतना सफिशिएंट है। 20 से 25 लाइन 25 लाइन में 20 से 25 लाइन में भर देना। दोनों में से, तीनों में से कोई सा भी एक टॉपिक चूज करना है आपको, तीनों में से किसी एक पे लिखना, 5 नंबर का आपका पैसेज हो जाता है, सॉरी पैराग्राफ हो जाता है, ठीक है। आगे क्या है, यू हैड प्लेस्ड एन ऑर्डर विद मिस स्वास्तिक इलेक्ट्रॉनिक मधु विहार दिल्ली। अब यहाँ पे देखो लेटर राइटिंग आ गया है, राइट अ लेटर टू द मैनेजर सेल्स ए complaining about non-receipt of the machine and inconvenience being experienced. You are Rohit Ahuja। अहूजा लग गया बस इसमें, ठीक है। तो ये भी आपको आराम से कर लोगे, लेटर लिखना मैंने बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है मैंने, किस टाइप से आपको लेटर लिखना है। एक बार मैं ये कंप्लेनिंग लेटर और ऑर्डर वाला भी आपको रात में करवा दूंगा जब मैं आपको समरी करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एरर फाइंडिंग। The following passage has 7 mistakes of spelling, use of appropriate words in incorrect grammars, ठीक है। तो एक एग्जांपल देके आपको समझा रखा है, ठीक है, दूसरा आपको अपने आप ढूंढना है, ठीक है। अलेक्जेंडर इज फेमस फॉर ट्रीटेड वुमेन, देखो ट्रीटेड पहले गलत हो गया। द क्लियरेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिज रिगार्ड फॉर वुमेन, अब देखो यहाँ पे टेक लिखा हुआ है ना, टेक की जगह क्या आएगा, टुक आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, व्हेन ही डिफीटेड पर्सियन, देखो पर्सियन का ग्रामेटिकल मिस्टेक है, पी कैपिटल आना है, स्पेलिंग ठीक है, पी कैपिटल आएगा पर्शियन में, ठीक है। फोर्सेस, द पर्सियन किंग हैज, देखो यहाँ पे हैज की जगह क्या आएगा, हैड, यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रहा हूँ क्योंकि नीचे अभी मैं लाइन नहीं खींचना चाह रहा, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्लैड, हैड टू फ्लैड, फ्लैड की जगह क्या आएगा, फ्ली, ठीक है, फ्लैड की जगह क्या आएगा, फ्ली।
He for his life, he departed in such a haste that the royal family has behind. This include the queen. अब देखो बाकी तो इसमें और कुछ है नहीं एरर, लेकिन पीछे देखोगे तो आपको यहाँ बिहाइंड की स्पेलिंग ऑलरेडी सही दिखा रखी है, तो बिहाइंड जो है इसमें सही है पहले से, ठीक है। तो इसी के साथ आपके सारे आंसर खत्म होते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, नोट मेकिंग। इसमें से मेन पॉइंट्स आपको छाट के लिखने होंगे। किस टाइप से लिखना होगा वो आपको मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे आ जाता है रिसेप्शनिस्ट वाला पोर्शन। देखो यहाँ पे क्या है, मैसेज राइटिंग मैंने आपको बता रखा है कैसे लिखना है, लेकिन इसमें जिस अकॉर्डिंग बताया होगा आपको उस अकॉर्डिंग लिखना है। कॉलर का नंबर आ गया, इज इट कॉलर, इज इट नंबर बता दिया यहाँ पे। रिसेप्शनिस्ट, गुड मॉर्निंग, येस इट इज़ पैकर एंड मूवर्स लिमिटेड, आई नो हु इज़ कॉलिंग। फिर कॉलर, दिस इज़ आर के धवन, सेल सीनियर सेल्स मैनेजर ऑफ द्वारकेश शुगर मिल्स, द्वारकेश नगर। कुड आई टॉक टू मिस्टर एस सिंह, योर सेल्स सुपरवाइजर। रिसेप्शनिस्ट, सॉरी मिस्टर धवन, मिस्टर सिंह इज़ नॉट इन टुडे एंड टुमारो टू। कुड आई टेक दैट मैसेज इफ़ यू डोंट माइंड। ठीक है, तो कॉलर बोलते थैंक यू, इट इज़ ए कनेक्शन विद द supply of 20,000 empty sugar bags already ordered last month. I want to know the status of the order. We are in dire need of the urgent supply. Could I talk to me could he talk to me on my cell phone? It is urgent. ठीक है, रिसेप्शनिस्ट, I can understand, I will convey the message at the earliest. Sorry for the inconvenience. Caller, thank you indeed. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ख़त्म हो जाता है। टू, अब देखो सबसे पहले टू लिखा हुआ है, यानी किसके लिए ये मैसेज है वो लिखोगे, टू मिस्टर एस सिंह। ठीक है, फ्रॉम मिस्टर धवन, मिस्टर धवन किस टाइम पे आए, यहाँ पे टाइम मेंशन करोगे या डेट मेंशन करोगे या फ़ोन नंबर डाल दोगे जो उन्होंने दे रखा है। ठीक है, या जो भी नंबर हो उसका। उसका मैसेज, क्या मैसेज है वो यहाँ लिखोगे। मैसेज देखो इसमें दिया रहता है, ठीक है, तो क्या लिखोगे, it is the connection with the supply of 20,000 empty sugar bags already ordered last month. He want to know the status of the order. They are in dire need of the urgent supply. ठीक है, यहाँ तक आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ से लिखोगे इट इज़ इन द कनेक्शन विद द सप्लाई ऑफ, यहाँ पे पहले मैसेज क्या लिखोगे, मिस्टर सिंह कॉल्ड यू टू इन्फॉर्म यू डैट ही वॉन्ट्स टू नो। ठीक है, he wants to know the status of the order, यूँ करके लिखोगे। he has ordered you for the supply of 20,000 sugar bags which he had ordered last month। ठीक है, ऐसे करके आप पूरा लिख दोगे, टेकन बाय रिसेप्शनिस्ट, बस बात खत्म आपका, जिसने भी लिया। अब यहाँ पे आ जाता है आपका, what are the 4 steps receptionist has to go through the receipt of a call। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको नीचे मिल जाएगा, रिसेप्शनिस्ट वाला। वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो ग्रीट एंड गिव्स आइडेंटिटी, पहले अपना आइडेंटिटी देना है और उनको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी उस टाइम पे हो उसके अकॉर्डिंग मेंशन करना है। ऑफर हेल्प, की क्या हेल्प हम कर सकते हैं वो आपको देना होगा। ऑब्टेन कॉलर्स नेम, कॉलर का नेम पूछना होगा। एक्नॉलेज द कॉल, और कॉल के बारे में सारी डिटेल लेनी होगी। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग अ रजिस्टर फॉर कॉल। कॉलर को एक रजिस्टर मेंटेन करने की क्यों ज़रूरत है। व्हाट 2 इंपॉर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर नीडेड इन द रजिस्टर फॉर कॉलर फॉर फ्यूचर रेफरेंस ऑफ द विजिटर, कि क्या कौन सी 2 चीज़ें हैं जिनका उसको रजिस्टर में मेंशन करना पड़ता है। तो पहला क्या है आपका, maintaining register for caller is necessary as it keeps track of the number of visitor and their purpose. This can be used for future reference, कि फ्यूचर के लिए हमारे हेल्पफुल रहती है, हम उसके ट्रैक कर सकते हैं क्या कौन सा बंदा था, क्या चीज़ थे, क्या नंबर है उसका, अगर हमें फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्या, नेम ऑफ द विजिटर एंड पर्पस ऑफ विजिट। ठीक है, कि ये 2 चीज़ मेंशन की जाती है कि विजिटर का नाम क्या है और किस लिए वो आया है। उसके बाद 20th क्वेश्चन है, हाउ विल यू रिपीट द following telephone number to the caller, indicate post by using a stock slash before post 3 4। ठीक है, देखो किस तरीके से लिखोगे,
यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ आपको। 3 स्पेलिंग में वर्ड्स में लिखोगे 3 4/40/10, ठीक है, इस टाइप से आप लिखोगे। 98 ऐसे करके आप वर्ड्स में लिखोगे। बड़े वाले को भी ऐसे 2-2 करके सारे लिखे जाते हैं, ठीक है। अब नंबर भी बोलते हो जब किसी को तो ऐसे बोलते हो ना 9858031583, ऐसे करके ही बोलते हो ना नंबर। आगे बढ़ते हैं। राइट रिस्पॉन्सिव टू द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ द ऑक्यूपेंट ऑफ अ होटल, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू टॉक टू योर मैनेजर, यहाँ पे क्या लिखा, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम सर, कि आपको कोई प्रॉब्लम है क्योंकि आप रिसेप्शनिस्ट हो। I will send it immediately. Sorry for the inconvenience. When will you get my TV set repaired? Don't you think you have delayed it too long? कि आपको नहीं लगता बहुत देर हो गया? तो इसका मतलब समझना, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर देना। We have called the engineer. He will be visiting very soon. ठीक है। Sorry for the पहले लिखोगे sorry for the late. So we have called the engineer. He will be visiting very soon. तो थर्ड वाला क्या? Why haven't you got my bill ready yet? You did not inform us when you will check up. नहीं बताया था क्या चेकअप कब करने वाले? There is no hot water in the tap. What should I do now? We will send someone or to use. That's the problem. What's the problem? तो हम किसी को देखने ताकि वो देखें कि क्या प्रॉब्लम है। तो हम PSP को यूज करके आ जाएगा, ये भी आपको कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखा इसका आंसर ही मिल जाएंगे, कितना लिखेंगे आपको कौन सा मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ से आप देख लेना, आपको इसके सोल्यूशन मिल जाएंगे। ये सारा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हैव अ नाइस डे। स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली।